गुड आफ्टरनून मधु, वालेकुम सलाम तेवा, गुड आफ्टरनून शिवानी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। इंटररेग्नम पढ़ना हमने शुरू किया था कल और हमने पढ़ लिया था। इंटररेग्नम के बारे में थोड़ा सा इतिहास बताया था आपको, चार्ल्स फर्स्ट का, किस तरह से उन्हें गद्दी से उतारा गया, गिरफ्तार हुए और एग्जीक्यूशन किया गया उनका। उसके बाद ओलिवर क्रॉमवेल ने एक कॉमनवेल्थ सरकार चलाई 11 साल 49 से 1660 तक। इसमें कई राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए जिनका असर ड्रामास पर पड़ा। आज हम उसी असर को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो डिक्लाइन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रामा यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे आगे डे 6 में। तो सबसे पहली चीज़ जो हुई वो हुई क्लोजर ऑफ थिएटर्स। ये थिएटर्स बंद हो गए। द प्यूरिटन रिजाइन्स बैन ऑन पब्लिक थिएटर। जो ये प्यूरिटन्स के हाथ में सत्ता आई, अति धार्मिक लोग थे, इन्होंने पब्लिक थिएटर को बैन कर दिया। लेड टू अ ड्रामेटिक डेक्लाइन इन द प्रोटेक्शन ऑफ प्लेस। इससे क्या हुआ, एक ड्रामेटिक पतन हुआ प्लेस के प्रोडक्शन में, जो कि मेक सेंस है ना। जब थिएटर नहीं होंगे तो प्लेराइट प्ले क्यों लिखेगा। प्लेराइट्स हु कंटिन्यू टू राइट। कुछ प्लेराइट्स थे जिन्होंने लिखना जारी रखा, जैसे कि जेम्स शर्ली ने। ऑफन सॉ देयर वर्क्स अनपब्लिश्ड और परफॉर्म प्राइवेटली। वो देखा करते थे प्राय या तो उनकी रचनाएं छपती नहीं थी, अगर छप जाती थी तो उनको प्राइवेटली परफॉर्म किया जाता था, ठीक है। अब प्राइवेटली परफॉर्म करने का क्या मतलब है, वो एक और ट्रांसफॉर्मेशन और डिक्लाइन है उसका ड्रामा का, वो भी सुनिएगा। एक और फीचर है वो प्राइवेट परफॉर्मेंसेज एंड क्लोसेट ड्रामा। तो अब थिएटर्स तो बंद हो गए, ठीक है। बैन लगा दिया सरकार ने कि थिएटर नहीं चलेंगे भैया देश में। सम ड्रामेटिक वर्क्स नोन एज क्लोसेट ड्रामाज। कुछ ड्रामेटिक रचनाएं जिन्हें क्लोसेट ड्रामास कहा गया, वर इंटेंडेड फॉर प्राइवेट रीडिंग। वो लिखे जाते थे कि उनकी प्राइवेट रीडिंग होगी रेदर देन पब्लिक परफॉर्मेंस, ना कि पब्लिक परफॉर्मेंस, क्योंकि पब्लिकली परफॉर्मेंस कर ही नहीं सकते थे, थिएटर नहीं थे, तो वो प्राइवेटली होने लगे। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, गुड आफ्टरनून रोली, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ और मेरा कोई स्टूडेंट है, ठीक है। मान लीजिए रोली को ले लेते, रोली ने एक प्ले लिखा, सरकार ने बैन लगा दिया, ये थिएटर नहीं होगा भैया। अब रोली ने कहा सर मैंने एक प्ले लिखा है, अच्छा मैं आ जाओ घर पे। रोली आ गई, मैंने बाकी के स्टूडेंट्स को, फ्रेंड्स को बुला लिया। अब रोली अपने प्ले को रीड करके सुना रही है हम सबको और हम उसे एंजॉय कर रहे हैं घर में। तो इनको क्लोसेट ड्रामास कहा जाने लगा। These plays often explore themes of political and personal conflict. इन plays में प्रायः पॉलिटिकल और पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होते थे। अब इंटररेग्नम में उस 11 सालों में लिटरेरी थीम्स एंड स्टाइल्स की बात कर लेते हैं। गुड आफ्टरनून विजय। तो थीम्स क्या लिखी गई उन 11 सालों में, उन प्यूरिटन सरकार के दौरान। स्टाइल्स क्या आए ड्रामास के, वो देखिए। रिलीजियस और मोरलिस्टिक थीम्स, जिसका उदाहरण कल हम आपको समझा रहे थे कॉमर्स के जरिए, मिल्टन के। रिफ्लेक्टिंग द प्यूरिटन ईथॉस। अब ये प्यूरिटन ईथॉस को दर्शा रहा है। जो प्यूरिटन्स होते हैं ना, आई डोंट थिंक सो कि आपका कभी सामना भी हुआ होगा प्यूरिटन से, बिकॉज दे आर सो लेस इन नंबर्स इन इंडिया, और हैं तो फिर वो साउथ में हैं। तो प्यूरिटन्स, एक बार मेरा सामना हुआ था एक प्यूरिटन से ऑरोविल में, पौंडीचेरी। तो जो प्यूरिटन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बोला, अति धार्मिकवादी होते हैं, और वो कोई मौका नहीं चूकते आपको मोरल लेसन देने का या आपको जीसस क्राइस्ट का कोई उपदेश बताने का, ठीक है। दे ऑलवेज ट्राई टू टॉक टू यू, ठीक है। अगर आप बात कर रहे हैं उनसे, वो अपनी रिलीजियस लाइन पर बात करते हैं और बहुत ही मोरलिस्टिक होते हैं, ठीक है। बहुत ही, मतलब आम आदमी अगर उनसे मिले तो कहेंगे कितना अच्छा इंसान है यार ये, ठीक है, झूठ नहीं बोलता है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है। तो बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करते हैं हर एक चीज़ को। तो उस ज़माने के प्यूरिटन्स को पता क्या लगता था कि समाज में नैतिकता सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम बताएंगे समाज को, हम सिखाएंगे समाज को कि नैतिक कैसे रहना है। और ये जोश सारे प्यूरिटन्स में था।
और ये जोश और भी उफान इसलिए मार रहा था क्योंकि इन्होंने कैथोलिक्स के हाथों से सत्ता ली थी और इन्हें लगता था कि कैथोलिक्स ने सब कुछ बिगाड़ दिया, समाज खराब कर दिया कैथोलिक्स ने। हम आए ही सरकार में इसलिए हैं ताकि हम समाज को सुधार सकें। मच लिटरेचर फ्रॉम द इंटररेग्नम फोकस्ड ऑन रिलीजियस एंड मोरल इंस्ट्रक्शन। ज़्यादातर लिटरेचर इंटररेग्नम का वो धार्मिक और नैतिक इंस्ट्रक्शन पर ही बेस्ड था। दिस पीरियड सॉ एन इंक्रीज इन सर्मन्स। इस पीरियड्स में बहुत सारे उपदेश लिखे गए, रिलीजियस पोइट्री लिखी गई और डिटेक्टिव प्रोज लिखा गया। उपदेशात्मक प्रोज, डिटेक्टिव का मतलब। इसके अलावा पॉलिटिकल सटायर एंड कमेंट्री एक स्टाइल ये आया यहाँ पर इस दौर में, ठीक है। अब ऑब्वियसली जब देश में इतना राजनीतिक भूचाल आया हुआ है तो पॉलिटिकल सटायर और पॉलिटिकल कमेंट्री तो होगी। द पॉलिटिकल टर्मोइल इंस्पायर्ड अ वेल्थ ऑफ सटायरिकल एंड पॉलेमिकल राइटिंग। जो राजनीतिक उठापटक हुई उसने कई सटायरिकल और पॉलेमिकल राइटिंग्स को जन्म दिया। पॉलेमिकल का मतलब होता है पांडिताऊ, ठीक है, पंडितों का लिखा हुआ यानी कि ज्ञानियों का लिखा हुआ, ज्ञान से भरा हुआ। ऑथर्स यूज सटायर टू क्रिटिक बोथ रॉयलिस्ट एंड पार्लियामेंट्री फैक्शंस। ऑथर्स ने सटायर किया, क्रिटिसाइज किया रॉयलिस्ट को भी और पार्लियामेंट्री फैक्शंस को भी, ठीक है, सबके ऊपर सटायर हुए। वही जैसे हमने आपको कल बताया था कि दो धड़ों में समाज जो है वो बट गया था, तो बस वही। तो जिस धड़े का है उसके समर्थन में, उसके अपोजिशन में लिख रहा है। फिर इसके बाद जो एक और चीज़ हुई वो ही प्राइवेट परफॉर्मेंसेस एंड क्लोसेट ड्रामास, ठीक है, ये एक स्टाइल बना उस दौर का। सम ड्रामेटिक वर्क्स नोन एज क्लोसेट ड्रामास, कुछ ड्रामेटिक वर्क्स जिन्हें क्लोसेट ड्रामा कहते हैं, वर इंटेंडेड फॉर प्राइवेट रीडिंग। उनको प्राइवेट रीड किया जाता था, ठीक है। एक मिनट, ये पेज रिपीट हो गया, ओके, ये पेज रिपीट हो गया, कंप्लीट हुआ ये हमारा। तो इंटररेग्नम में ये सारी चीज़ें हुई और इंटररेग्नम जो है वो ख़त्म हुआ। अब इंटररेग्नम ख़त्म हो चुका 1660 में। अब 1660 में इंटररेग्नम ख़त्म होता है और 1660 में हमारे सामने चार्ल्स सेकंड वापस आते हैं, ठीक है। जैसे हमने आपको कल बताया था कि चार्ल्स फर्स्ट की मौत के बाद उनके बेटे चार्ल्स सेकंड को जो लॉयलिस्ट दरबारी थे वो अपने साथ ले गए थे, ठीक है, और वो यूरोप घूमे अलग अलग जगहों पर। अब एक नौजवान लड़का फ्रांस में घूम रहा है, इटली जा रहा है, जर्मनी जा रहा है, ठीक है, 11 साल, और घूमते घूमते वो अलग अलग कैफ़ेज़ में बैठ रहा है। जब तक कॉफ़ी कैफ़ेज़ आ चुके थे उस ज़माने में भैया, ठीक है, रीडिंग कैफ़ेज़ बोला करते थे उनको। वहाँ बैठ के रीडिंग कैफ़ेज़ में किताबें पढ़ रहा है, अलग अलग प्ले राइट से मिल रहा है, कवियों से मिल रहा है, शिक्षाविदों से मिल रहा है, बड़े बड़े दार्शनिकों से मिल रहा है। तो ये जो लड़का, नौजवान लड़का 11 साल से एग्जाइल था, ये जो 11 साल से बहिष्कृत था अपने देश से, इसका दिमाग जो है वो ब्रॉड हो गया इस लड़के का। जब ये वापस आया 1660 में, जब ये वापस आया 1660 में राजा बनकर, इसने फिर खुला हाथ दिया राइटर्स को कि लिखो भैया जो लिखना है तुम्हें। ये थोड़ा सा ब्रॉड था, तो इसका 11 साल घूमना, ठीक है, लिटरेचर के लिए ज़रा बड़ा बेहतर साबित हुआ, ठीक है। अब हम अगला एरा स्टार्ट कर रहे हैं, अब हम अगला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2 लेक्चर्स हमारे ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। अब हम तीसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये जो लेक्चर आज हमारा ख़त्म हुआ है एलिजाबेथन एज से लेकर हमारा, और उसके बाद हमने आपको कैरोलाइन और तो क्या कहते हैं जैकोबियन एज पढ़ाई, जैकोबियन और कैरोलाइन एज पढ़ाई। ये सारे नोट्स, ये जो आज पीडीएफ ख़त्म हुई है, ये आज आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, ठीक है। ये बात याद रखिए आप कि लेक्चर ख़त्म होने के बाद नोट्स मिलेगा आपको, ठीक है, पहले नहीं मिलेगा। तो अब ये नोट्स आपको आज मिल जाएगा टेलीग्राम पर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला लेक्चर शुरू करते हैं, लेक्चर नंबर 3। तो अब ये 2 लेक्चर हमारे ख़त्म हुए हैं 6वें दिन लगभग। अब देखते हैं कि तीसरा लेक्चर जो हम शुरू कर रहे हैं वो कब ख़त्म होता है, कितने दिन में ख़त्म होता है। और चलिए हम पढ़ेंगे रेस्टोरेशन टू न्यू क्लासिकल एज ड्रामा। तो ये 5 लेक्चर हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, यूनिट में, ड्रामा में। ये 5 ही टॉपिक हैं आपके सिलेबस में। तो इसमें हमारा पहला लेक्चर जो है वो ख़त्म हुआ।
हमने ये पढ़ लिया एंशिएंट मिडिवल और एंग्लो नॉर्मन ड्रामा। हमने दूसरा लेक्चर आज फिनिश कर लिया है एलिजाबेथन टू जैकोबियन ड्रामा टू कैरोलाइन ड्रामा। अब हम ये तीसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं रेस्टोरेशन टू न्यू क्लासिकल एज ड्रामा। ठीक है, अब हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर देते हैं इसको। रेस्टोरेशन एज। ठीक है, रेस्टोरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्टोरेशन का मतलब होता है पुनर्स्थापना। पुनर्स्थापना किसकी हुई? राजशाही की, मोनार्की की। चार्ल्स फर्स्ट को जब हटा दिया गया गद्दी से, उसके बाद जब चार्ल्स सेकंड वापस गद्दी पर लौटे उनके बेटे 11 साल बाद, ओलिवर क्रॉमवेल की कॉमनवेल्थ सरकार ने जब अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। ओलिवर क्रॉमवेल को भी उनका भी एक अलग इतिहास है। ठीक है, अगर आपको चर्च हिस्ट्री में, इंग्लैंड की हिस्ट्री में बिल्कुल थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो यू कैन रीड अबाउट दैट। तो उसमें उन्होंने बहुत बुरी तरह मारा था ओलिवर क्रॉमवेल को लोगों ने। मतलब बोटी नोच लेता है ना, जिसे बोलते हैं कि बोटी नोच ली। लिटरल बोटी नोची गई थी ओलिवर क्रॉमवेल की। बहुत गंदी तरह से मारा था ओलिवर क्रॉमवेल को लोगों ने। ठीक है, मोनार्की की पुनर्स्थापना हुई, रेस्टोरेशन हुआ। अब यही पढ़ेंगे। अब इस एज का ड्रामा पढ़ेंगे। ठीक है, द रेस्टोरेशन एज 1660 से 1700। ठीक है, गुड आफ्टरनून पग्या। नहीं पग्या, यू नो क्लास तो कभी भी लेट स्टार्ट नहीं हो सकती। ठीक है, रेस्टोरेशन एज वॉज अ सिग्निफिकेंट पीरियड फॉर इंग्लिश ड्रामा। रेस्टोरेशन एज इंग्लिश ड्रामा का एक सिग्निफिकेंट पीरियड था, मार्क्ड बाय द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की। ये मार्क किया जा सकता है कि इसमें मोनार्की का रेस्टोरेशन हुआ चार्ल्स सेकंड के अंडर में। ठीक है, एंड द सब्सिक्वेंट रीओपनिंग ऑफ थिएटर्स। अब जब चार्ल्स सेकंड आए, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि वो जगह जगह घूम रहे तो ब्रॉड माइंडेड हो गए थे। आते ही उन्होंने सबसे पहले जो पार्लियामेंट ने, प्यूरिटन सरकार ने, पिछले सरकार ने थिएटर्स पर बैन लगाया था, वो बैन उठा दिया कि भैया थिएटर्स खोलो, विच हैड बीन क्लोज ड्यूरिंग द प्यूरिटन रूल ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल, जो कि बंद कर दिए गए थे ओलिवर क्रॉमवेल के प्यूरिटन रूल में। रेस्टोरेशन ड्रामा इज नोन फॉर इट्स विट। अब रेस्टोरेशन ड्रामा जो लिखा गया 1600 के बाद, वो अपनी विट, अपने ह्यूमर और उसमें एक्सप्लोर कर रहे थे प्ले राइट्स सोसाइटल नॉर्म्स को, सोसाइटी को एक्सप्लोर कर रहे थे, वैल्यूज़ को एक्सप्लोर कर रहे थे, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एरिस्टोक्रेसी। खास तौर से एरिस्टोक्रेसी की वैल्यूज़, जो अमीर लोग हैं, जो कुलीन वर्ग है, उसकी वैल्यूज़ को लिखा जा रहा था। हियर आर सम की फीचर्स ऑफ ड्रामा ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन एज। अब कुछ की फीचर्स पढ़ेंगे आगे हम। ठीक है, इस एज के। तैयबा पता नहीं, देखते हैं। नोट्स तैयार करना है मुझे आपका निज़्म एज़कील का, तो विल सी की होगी या नहीं होगी। इवन आफ्टर रेस्टोरिंग द मोनार्की इन 1660, भले ही मोनार्की का पुनर्गठन हो गया 1660 में चार्ल्स सेकंड के साथ, द कंट्री सून स्लिड इनटू केओस। देश फिर से भैया अराजकता में चला गया। हॉलैंड वॉर्स हुए। ठीक है, 1665, 5 साल बाद ही वॉर शुरू हो गया था, और 67 2 साल तक ये वॉर चला। हॉलैंड वॉर्स कहते हैं इन्हें। वर्सन द इकोनॉमिक सिचुएशन। इन वॉर्स ने देश की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ दिया। बट नाउ इंग्लैंड हैड पार्लियामेंट्री सिस्टम। लेकिन ओलिवर क्रॉमवेल को क्रिटिसाइज करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ जो ओलिवर क्रॉमवेल की सरकार में हो गई थी वो ये था कि वहाँ की पार्लियामेंट बहुत मजबूत हो गई थी। अब चार्ल्स फर्स्ट देखो, तो राजा उसे मारा गया, गद्दे से उतारा गया, लेकिन मनमानी बहुत कर रहा था वो, निरंकुश तो था वो भी भाई। ठीक है, खतरनाक निरंकुश था वो। अब पार्लियामेंट जब मजबूत हो गई थी इस सरकार में, ओलिवर क्रॉमवेल की सरकार में, तो उसका ये फ़ायदा ये हुआ कि राजाओं की अब मनमानी रुक गई। चार्ल्स सेकंड के बाद और आज तक 2024 तक अभी प्रिंस चार्ल्स वहाँ पे राजा हैं। ठीक है, तो अब तक किसी राजा की ये हिम्मत नहीं कि वो निरंकुश हो जाए, और अभी तो बिल्कुल नहीं, पिछले 50 सालों से। ठीक है, क्योंकि वहाँ मोनार्की को बस उतनी ही ताकत है जितनी हमारे यहाँ राष्ट्रपति को ताकत है, बस उतनी ताकत है मोनार्की को इंग्लैंड में। तो पार्लियामेंट बड़ी मजबूत हो गई थी। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम था दैट कुड चेक द किंग्स एक्शन, जो राजा के एक्शन को चेक करता रहता था। अब फॉर एग्जांपल मैं राजा हूँ और मुझे कुछ करना है, जैसे मुझे ये प्लान बनाना है कि मुझे वहाँ जाके वो कर देना है, हमला करना है, तो पार्लियामेंट में मुझे पहले प्रस्ताव रखना पड़ता था। पार्लियामेंट समर्थन करती थी या विरोध करती थी, और फिर पार्लियामेंट बताती थी कि करना है नहीं करना है, तो पार्लियामेंट चेक करती रहती थी राजा को। प्रोटेस्टेंटिज्म बिकेम द डोमिनेंट रिलीजन सिस्टम। जो प्रोटेस्टेंट थे, जो सत्ता में आए थे ओलिवर क्रॉमवेल के साथ, वो सत्ता में ही रहे।
ठीक है, वो अभी एक डोमिनेंट रिलीजियस सिस्टम बन गया था। अभी भी इंग्लैंड के शाही परिवार का जो रिलीजन है वो यही है, प्रोटेस्टेंट, इसी धर्म को फॉलो करते हैं, वो कैथोलिक नहीं है। हमें लगता है कि कैथोलिक है वो लोग, लेकिन कैथोलिक नहीं है, ठीक है, ठीक है। गुड आफ्टरनून कीर्ति। तो वो एक रिलीजियस सिस्टम बन गया, एक्सेप्ट ड्यूरिंग जेम्स सेकंड राइन्स, बस एक्सेप्ट 3 साल वहाँ पर कैथोलिक आ गए थे। एक जेम्स सेकंड करके राजा रहेंगे 85 से 88 तक, बस तब थोड़ा सा तीन सालों के लिए कैथोलिक धर्म आएगा देश में। अदरवाइज उसके बाद फिर से प्रोटेस्टेंट धर्म के हाथ में सत्ता आ जाएगी, और अभी भी वहाँ पर प्रोटेस्टेंट धर्म के हाथ में सत्ता है, ठीक है। चलिए अब की फीचर्स पढ़ लेते हैं। रेस्टोरेशन एज का सबसे इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल जो फीचर है वो है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स का आना, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण घटना कह सकते हैं आप इस दौर की, ठीक है। अब कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या होता है उसको जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो कॉमेडी किसकी? मैनर्स की कॉमेडी, ठीक है, नाम से पता चल रहा है। और मैनर्स किसके? गरीबों के नहीं, ठीक है, मैनर्स अमीरों के। तो ड्रामा का एक नया जॉनरा निकल कर आया, ऐसा जॉनरा जिसमें जो किरदार थे वो कुलीन वर्ग के थे, ठीक है, अमीर, ड्यूक, अर्ल्स, लॉर्ड्स, ये लोग, इनके फैमिलीज, इनका प्यार, इनकी मोहब्बत, इनके घरों का ताना बाना, इनका समाज, इनका सामाजिक ताना बाना, इनके घरों में होने वाली बॉल्स पार्टियाँ, इनके नौकर चाकर, उनकी ज़िंदगियाँ, ठीक है, इसके इर्द गिर्द ड्रामाज लिखे जाने लगे, जिसमें दिखाया जाता था स्टेजेस के ऊपर कि अपर क्लास यानी कि एरिस्टोक्रेसी किस तरह से बिहेव करती है, उसके सोसाइटल नॉर्म्स क्या हैं। उन्हीं ड्रामास को, उन्हीं कॉमेडीज़ को कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहा गया, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में। परहैप्स द मोस्ट नोटेबल जॉनरा ऑफ ड्रामा, ये ड्रामा का सबसे नोटेबल जॉनरा है ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड का। कॉमेडीज ऑफ मैनर्स वर कैरेक्टराइज बाय देयर शार्प विट, आप इन्हें कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि इनमें बहुत ही शार्प विट होती थी, ठीक है, सटायर होता था और डिपिक्शन होता था, वर्णन होता था मैनर्स का, ठीक है, और मोरल्स का, ठीक है। मैनर्स और मोरल्स किसके? अपर क्लास के। तो इन कॉमेडीज में अपर क्लास के मैनर्स एंड मोरल्स का डिपिक्शन होता था, बहुत ही सटायर का यूज होता था, बहुत ही शार्प विट इस्तेमाल होती थी। प्ले राइट्स लाइक विलियम वेचरली, कुछ प्ले राइट जैसे कि विलियम वेचरली, इन्होंने एक कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिखा था, द कंट्री वाइफ, विलियम कॉनग्रीव, द वे ऑफ वर्ल्ड, और जॉर्ज एथरीज, द मैन ऑफ मोड, रोट कॉमेडीज दैट ऑफन मॉक द हिपोक्रेसी। इन्होंने, ये कुछ नाम है, अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इन तीनों को, ठीक है। अभी बताते हैं मधु। तो इन्होंने कॉमेडीज लिखी दैट ऑफन मॉक द हिपोक्रेसी। इन कॉमेडीज में प्रायः मजाक उड़ाया जाता था उस पाखंड का, सेक्सुअल इंट्रीग्स का, एरिस्टोक्रेसी का, एरिस्टोक्रेसी की जो सेक्सुअल इंट्रीग्स थी, उनकी जो हिपोक्रेसी थी, उनकी जो प्रिटेंशियसनेस, उनका जो दिखावा, शोशेबाजी थी, उसका मजाक उड़ाते थे कॉमेडी ऑफ मैनर्स में। ये कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ठीक है। राइटर हैं 3 और उनकी 3 रचनाएं हैं, बाकी इन तीनों का भी हम डिटेल में पढ़ने वाले नीचे, डोंट वरी। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स रेस्टोरेशन पीरियड का एक की फीचर है। इसके अलावा रेस्टोरेशन ट्रेजेडी, यहाँ पे भी थोड़े से चेंजेस हुए रेस्टोरेशन ट्रेजेडी में। सुनिए क्या हुआ। वेल कॉमेडी डोमिनेटेड द रेस्टोरेशन स्टेजेस, रेस्टोरेशन स्टेजेस पर, उस दौर के स्टेजेस पर, मंचों पर कॉमेडी जो है वो डोमिनेट करती थी। अगर लंदन शहर में किसी साल 10 प्ले परफॉर्म हो रहे हैं तो उसमें से 9 कॉमेडी होती थी, एक कोई ट्रेजेडी लिखता था। ट्रेजेडी ऑल्सो हैड इट्स प्लेस, लेकिन ट्रेजेडी का भी अपना एक जगह थी। रेस्टोरेशन ट्रेजेडीज वर ऑफन इंस्पायर्ड बाय क्लासिकल मॉडल्स। रेस्टोरेशन ट्रेजेडीज जो होती थी, लिखी जाती थी, वो प्रायः क्लासिकल मॉडल्स पर बेस्ड होती थी, उनसे इंस्पायर होती थी। क्लासिकल मॉडल्स का मतलब कि प्राचीन ग्रीस, प्राचीन रोम की कहानियों पर ट्रेजेडीज लिखी जाती थी। फोकस ऑन थीम्स ऑफ ऑनर, उसमें कुछ थीम्स पर बात होती थी, ऑनर, लव, रिवेंज, जैसे कि जॉन ड्राइडन का ऑल फॉर लव है, चैनल पर वीडियो है, देख सकते हैं आप, ठीक है, ऑल फॉर लव बाय जॉन ड्राइडन, और एट इंस्टीट्यूट सर्च करिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी, देखिएगा, बहुत प्यारा प्ले है भैया, बहुत प्यारी ट्रेजेडी है। थॉमस
ऑटवेज की वेनिस प्रिजर्व्ड, ये 2 एग्जाम्पल हैं, थॉमस ऑटवे की वेनिस प्रिजर्व्ड और जॉन ड्राइडन का ऑल फॉर लव, ठीक है, आर नोटेबल एग्जाम्पल्स ऑफ रेस्टोरेशन ट्रेजेडीज, ये नोटेबल एग्जाम्पल्स है रेस्टोरेशन ट्रेजेडीज के। इसके अलावा इसी दौर में एक चीज़ और हुई, रेस्टोरेशन दौर में सेक्सुअल थीम्स लिखी सामने आई हम लोगों के। रेस्टोरेशन ड्रामा वॉज नोन फॉर इट्स फ्रैंक पोर्ट्रेयल ऑफ सेक्सुअलिटी। अब देखो, दुनिया में किसी भी समाज का इतिहास पढ़िए, जब जब किसी समाज को बहुत दबाया जाएगा, ये नहीं पहनोगे, ये नहीं खाओगे, ये नहीं देखोगे, ये नहीं पढ़ोगे, ये वाली मूवी रिलीज नहीं होगी, अगले कुछ सालों में वो समाज उतना उदार हो जाएगा, ठीक है, एकदम उलटता है समाज फिर उन पाबंदियों से खिन्ना कर, ठीक है। अब पिछले 11 से 15 सालों में इन पर बहुत पाबंदियां रहीं समाज पर, थिएटर्स पर बड़ी पाबंदियां रहीं। अब अपना राजा आया, वो जवान लड़का था, उसने कहा कि दिखाओ, लिखो जो तुम्हें लिखना है भैया, ठीक है। अब रेस्टोरेशन ड्रामा में फ्रैंक पोर्ट्रेल होने लगा सेक्सुअलिटी का, विच वॉज इन स्टार्क कंट्रास्ट, जो कि पूरी तरह से विरोधाभासी था, जो मोरलिस्टिक टोन थी, वो जो नैतिक टोन थी प्यूरिटन एरा की, ठीक है, इंटररेग्नम की, ऑलिवर क्रोमवेल की सरकार के दौरान। मैनी प्लेज ऑफ दिस पीरियड फीचर थीम्स ऑफ सेडक्शन, इसमें कई प्लेज लिखे गए इस पीरियड में जिसमें जो थीम थी वो थी सेडक्शन, एडल्ट्री, ठीक है, और लिबर्टाइन बिहेवियर, ठीक है। लिबर्टाइन बिहेवियर कहते हैं आज इससे प्यार, कल उससे प्यार, परसों उससे प्यार, ठीक है, इस तरह के द थीम्स पर प्लेज आए हमारे सामने। फिर आया हमारे सामने हीरोइक ड्रामा। भैया ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई भैया रेस्टोरेशन पीरियड में। अनदर जॉनरा पॉपुलर ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन, एक और जॉनरा है, ठीक है, पॉपुलर इस रेस्टोरेशन एरा का, वॉज हीरोइक ड्रामा विच कंबाइंड एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी एंड एपिक पोएट्री। PYQ है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो हीरोइक ड्रामा में ट्रेजेडी, ठीक है, और एपिक पोएट्री, महाकाव्य, दोनों के तत्व मिलते हैं। जब आप ट्रेजेडी के और एपिक महाकाव्य के तत्व मिला देंगे, ठीक है, तो आपके सामने हीरोइक ड्रामा आएगा, आपके सामने एक ड्रामा आएगा जो हीरोइक होगा। एपिक हीरोइक होता है नहीं होता, ये बताइए आप मुझे। कोई भी एपिक हीरोइक होता है नहीं होता है? बिल्कुल होता है भैया, सारे एपिक हीरोइक होते हैं। जब आप एपिक की डेफिनेशंस पढ़ेंगे किताबों में, तो उन डेफिनेशंस में, एपिक की डेफिनेशंस में कुछ फीचर्स होंगे एपिक के, वो हम आपका भी एग्जांपल समझाते हैं, 2 मिनट लगेंगे हमें बस। तो कोई भी एपिक ले लीजिए, जैसे कि महाभारत ले लेते हैं, महाभारत एक एपिक है, महाकाव्य है। किसी भी एपिक में, किसी भी महाकाव्य में, ठीक है, एक तो हीरोज होते हैं, ठीक है, वीर होते हैं। तो महाभारत में बहुत सारे हीरोज हैं, पांडव, कौरव, वो सब हीरो ही हैं, वीर ही हैं भाई। भले ही वो कौरव हैं लेकिन वीर हैं, है ना। भले ही इतिहास के उल्टे हिस्से पे हैं, ठीक है, गलत राह पर हैं, लेकिन वीर हैं, योद्धा हैं, वॉरियर्स हैं। महाभारत में एक गॉडली फिगर होती है, ठीक है, महाभारत में श्री कृष्ण है, ठीक है, रास्ता दिखाने के लिए। उसकी जो थीम होती है वो भव्य होती है, उसमें ग्रैंडियोर उसकी एक थीम होती है, भव्यता होती है। अब महाभारत में भैया कितनी भव्यता है, कितने बड़े बड़े रथ दिखाए गए हैं, कितने खतरनाक खतरनाक हथियार दिखाए गए हैं, ठीक है, तो वो भव्य है। महल दिखाए गए हैं, ठीक है, पैसा दिखाया गया है कौरवों का, पांडवों का, है ना, तो एक भव्यता है उसमें। तो गॉडली फिगर होती हैं, वॉरियर्स होते हैं, ठीक है, और भैया ग्रैंडियोर टोन होती है। और इसके अलावा ऑनर के लिए लड़ते हैं लोग, महाभारत सम्मान के लिए लड़ा जा रहा है ना, सम्मान के लिए लड़ा जाता है, अच्छाई और बुराई की लड़ाई होती है, ठीक है, महाभारत में अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। अब ये कुछ फीचर्स हैं किसी भी एपिक के, और ये हमने महाभारत से समझा दिया आपको क्योंकि आप महाभारत को जानते हैं। किसी भी एपिक को उठा लीजिए, आप पैराडाइज लॉस्ट को उठा लीजिए, पैराडाइज लॉस्ट में हीरोज हैं, वॉरियर्स हैं, युद्ध हो रहा है फरिश्तों का, उसमें गॉडली फिगर खुद गॉड हैं और जीसस क्राइस्ट हैं। उसमें ऑनर की बात है, उसमें ऑनर दिखाया जा रहा है एडम का कि एडम कितना ऑनरेबल है। उसमें अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, सैटर्न की और बाकी के फरिश्तों की। ये सारे एपिक के साथ है।
ठीक है, आप इलियाड को ले लें, किसी को भी ले लें, सब में यही कॉमन फीचर्स मिलेंगे आपको। अगर आप इन सारे फीचर्स को ले लें और ट्रेजेडी को ले लें, ट्रेजेडी आप जानते हैं, आप पढ़ कर आए हैं अभी हमसे, ठीक है, डे 1 पर। ट्रेजेडी के एलिमेंट्स को मिला दो, ठीक है, यहीं से हीरोइक ड्रामा मिल जाएगा आपको। तो आसान भाषा में अगर मैं आपको कहूँ तो एक ऐसी ट्रेजेडी जिसमें एपिक के फीचर्स हैं, उसमें वॉरियर्स हैं, उसमें गॉड है, उसमें सम्मान की लड़ाई हो रही है, लेकिन एंडिंग दुखी है, हैप्पी एंडिंग नहीं है, तो वो हीरोइक ड्रामा है। ये एक नया जॉनरा आया रेस्टोरेशन पीरियड में। दीज प्लेज ऑफन फीचर्ड हीरोइक फिगर्स। इन प्लेज में एक हीरोइक फिगर होती थी भैया, इंगेज इन एपिक कॉन्फ्लिक्ट्स, बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में वो मुब्तिला होते थे, शामिल होते थे। बट दे फेल आउट ऑफ फेवर बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। लेकिन जैसे जैसे 17वीं शताब्दी आई, हीरोइक ड्रामा चले गए, आउट ऑफ फेवर हो गए, लोगों को पसंद नहीं आए। इस दौर की मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण घटना, ठीक है, ये है कि रेस्टोरेशन में वुमेन प्ले राइट्स आई। भैया अभी तक 1660 तक स्टेज के ऊपर कोई महिला एक्टिंग भी नहीं कर सकती थी, ठीक है। जब हम टीजीटी में वो पढ़ाते हैं रोमियो एंड जूलियट, या पीजीटी में रोमियो एंड जूलियट पढ़ाते हैं शेक्सपियर में, तो वहाँ हम आपको एक चीज़ पढ़ाते हैं, जिन्होंने हमसे पढ़ा है वो उनको याद आ जाएगा कि जो फर्स्ट परफॉर्मेंस हुई थी रोमियो एंड जूलियट की, उसमें रोमियो जूलियट का किरदार किसने निभाया था, ठीक है। तो उसमें जूलियट का किरदार मास्टर गॉफे करके एक लड़का हुआ करता था, 21 साल का, वो जूलियट का किरदार निभाता था। तो लड़कियों को तो एक्टिंग करने की इजाज़त नहीं थी, लिखना तो बहुत दूर की बात है भाई। लड़कियों को एक्टिंग की इजाज़त भी रेस्टोरेशन पीरियड में मिलेगी आके, वो भी अभी नहीं, बहुत लेट में, 1640-50 के आसपास जाके मिलेगी, ठीक है, लेट्स में जाके मिलती है, तब जाकर इजाज़त मिलती है औरतों को कि वो स्टेज पर परफॉर्म कर सकती है, वरना औरतों को परफॉर्म करने की इजाज़त नहीं थी। अब यही फ़ायदा होता है कि जब आपके देश पर एक लिबरल व्यक्ति शासन करता है, ठीक है, खुली सोच का व्यक्ति शासन करता है, ठीक है, तो समाज बदलता है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण रेस्टोरेशन टाइम में वुमेन प्ले राइट्स का आना था। द रेस्टोरेशन एज ऑल्सो सॉ द इमर्जेंस ऑफ फीमेल प्ले राइट्स। रेस्टोरेशन एज ने महिला प्ले राइट्स का इमर्जेंस देखा। मोस्ट नोटेबली एफ्राबैन, देखो आई तो बहुत, ठीक है, 2-4 थी, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण नाम है वो है एफ्राबैन। ये इतनी महत्वपूर्ण है एफ्राबैन कि इनको हम अलग से पढ़ेंगे अभी नीचे डिटेल में, ठीक है। बेंस प्लेस सच एज द रोवर, बेंस ने कई प्लेस लिखे जैसे कि द रोवर, द विडो रेंटर, चैलेंज ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। इसमें उन्होंने पारंपरिक जेंडर रोल जो थे कि औरतें यही करेंगी, घर का खाना ही बनाएंगी, चूल्हा चौका करेंगी, उनको चैलेंज किया, और स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज किया जो महिलाओं के इर्द गिर्द होते हैं, ठीक है। खैर, ओवरऑल ड्रामा ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन एज रिफ्लेक्टेड द चेंजिंग सोशल एंड कल्चरल लैंडस्केप ऑफ इंग्लैंड। ड्रामा जो था रेस्टोरेशन एज का, वो बदलते हुए राजनीतिक और सामाजिक परिवेश को दर्शा रहा था इंग्लैंड के, फॉलोइंग द रेस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की की पुनर्स्थापना के बाद। इट वॉज कैरेक्टराइज बाई इट्स विट, आप इसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि इसमें सूझबूझ थी, सटायर था, एक्सप्लोरेशन था कंटेम्प्रेरी सोशल मोड्स का, मेकिंग इट अ वाइब्रेंट एंड इन्फ्लुएंशियल पीरियड। इन ड्रामाज ने इस पीरियड को इंग्लिश थिएट्रिकल हिस्ट्री के बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत इन्फ्लुएंशियल बनाया, ठीक है। मैं मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है, क्रिटिक्स का नहीं है, किताबों में नहीं लिखा है। मुझे ऐसा लगता है कि एलिजाबेथन एरा के बाद रेस्टोरेशन एरा दूसरा गोल्डन पीरियड है, ठीक है, रेस्टोरेशन। हीरोइक ड्रामा ऑल्सो रिसीव्ड इट्स शेयर ऑफ क्रिटिसिज्म। अब ये एक टॉपिक है भैया पूरा, और PYQ है, हाईलाइटेड दिखेंगे अभी आपको इसमें, वो ये दोनों PYQ, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अब क्योंकि हीरोइक ड्रामा भी हमने आपको समझाया क्या होता है। अब हीरोइक ड्रामा आ तो गया, ठीक है, थिएटर्स की दुनिया में, और आपने ये भी देखा कि कुछ दिनों बाद वो 17th सेंचुरी में ही खत्म भी हो गया। क्या बकवास लिख रहे हो तुम लोग, नहीं चला नहीं। हीरोइक ड्रामा का क्रिटिसिज्म बहुत हुआ था उस जमाने में, और उस क्रिटिसिज्म का पता, कभी कभी क्रिटिसिज्म नुकसान कर देता है। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अच्छी होती हैं, लेकिन रिव्यूअर्स और क्रिटिक्स की नज़रों में अच्छी नहीं होती है, वो उसे क्रिटिसाइज़ करने लगता है, समाज भी उन्हें क्रिटिसाइज़ करने लगता है, ये क्या बना रहे हो तुम भैया, ये क्या दिखा रहे हो तुम हमें,
जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको किसी एग्जांपल से समझाता हूँ। जो हमसे पहली वाली पीढ़ी का दौर है, यानी मेरी मम्मी या जो हमसे बड़े वाले कजिन्स हैं 40s वाले, ठीक है, तो उनके बचपन में, हमारे बचपन में शक्तिमान आता था, ठीक है, हमारा वाला बचपन नहीं है, या हमारे बचपन में कुछ ठीक ठाक सीरियल हो जाते थे, लेकिन हमसे जो पहली वाली पीढ़ी का बचपन था, ठीक है, जो हमसे 10 या 15 साल सीनियर है, उनके बचपन में बहुत अच्छे सीरियल्स आते थे इंडियन टेलीविजन पर, बहुत अच्छे सीरियल्स, ठीक है। आई कैन नॉट इवन नेम देम, हम 5 या एक आध और इस तरह के कुछ सीरियल्स, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे सीरियल्स, ठीक है। लेकिन उस दौर के जो क्रिटिक्स थे वो ये कहते थे कि ये सीरियल्स जो हैं ये समाज को बदल रहे हैं, ये अनैतिकता फैला रहे हैं, ये अश्लीलता फैला रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, क्योंकि उसमें लड़कियों को थोड़ा सा मजबूत दिखा दिया तो समाज डर जाता है अगर औरतें मजबूत दिखा दी जाएं तो, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम वहाँ पर उन रिव्यूअर्स ने क्रिएट की, तो समाज को भी लगा हाँ बड़ा बड़ा बेकार सीरियल्स हैं, है ना, ये अच्छे नहीं है, ये घरों को तबाह कर रहे हैं। उसके बाद पता नहीं अचानक से कहाँ से एकता कपूर आ गई हमारी ज़िंदगियों में, और वहाँ जो डेक्लाइन देखा हमने सीरियल्स का, ठीक है, अभी जो इंडियन सीरियल्स हैं वो देखने लायक तो छोड़ो, सुनने लायक भी नहीं है, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है कि अच्छी चीज़ का ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है और वो बंद हो जाती है। हीरोइक ड्रामा के साथ रेस्टोरेशन पीरियड में एक यही प्रॉब्लम हुई। हीरोइक ड्रामा मुझे पर्सनली बहुत अच्छा जॉनरा लगता है, बहुत अच्छे अच्छे प्लेज हैं इस जॉनर में, वहाँ क्रिटिसिज्म बहुत हुआ। अब वो क्रिटिसिज्म सुनेंगे हम, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हीरोइक ड्रामा ऑल्सो रिसीव्स इट्स शेयर ऑफ क्रिटिसिज्म। हीरोइक ड्रामा को बहुत क्रिटिसिज्म मिला भैया अपने हिस्से का। ब्लेम आयर्स, ये एक क्रिटिक का नाम है भैया, इन्होंने एक लेख लिखा था अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एक तो ये एग्जाम में पूछा गया कि ये किसका है। उसमें ब्लेम आयर्स बोलते हैं द हीरोइक ड्रामा ऑफ दिस पीरियड टू ऑफन सेक्रीफाइसेस नेचुरलनेस। इस ड्रामा, इस एरा का जो हीरोइक ड्रामा है वो बहुत ही आसानी से नेचुरलनेस को सेक्रीफाइस कर देता है, आर्टिस्टिक डिसिप्लिन को सेक्रीफाइस कर देता है, टू सपोज फोर्स ऑफ इम्पैक्ट, कि एक छाप छोड़नी है, उस छाप छोड़ने के चक्कर में आप नेचुरलनेस भूल जाते हैं ड्रामा की। एंड इट्स फेल्स टू परचेज सिंपैथी थ्रू ओवर सेलिंग ऑफ एस्टोनिशमेंट। और ये हमारी सिंपैथी गेन नहीं कर पाता क्योंकि प्लेराइट बहुत ज़्यादा कोशिश करता है चौंकाने की, वो ओवर सेल करता है एस्टोनिशमेंट को, बार बार चौंकाता रहता है अपने ऑडियंस को प्ले के अंदर। Dryden and his genre of heroic plays were also mocked by Buckingham's burlesque। अब जॉन ड्राइडन हीरोइक ड्रामा लिखा करते थे, तो उनके प्लेस को और खुद जॉन ड्राइडन को काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया गया। एक बंकिंगम का एक बर्लेस्क था द रिहर्सल, ठीक है, उसमें बंकिंगम भैया राइटर का नाम है, ठीक है। और जो बर्लेस्क है ये अभी बताते हैं, एक मिनट दीजिए हमें। उनका एक बर्लेस्क था रिहर्सल करके, ठीक है, उसमें बड़ा मजाक उड़ाया गया भैया जॉन ड्राइडन का, ठीक है, और एपिक ड्रामा का, ठीक है, या हीरोइक ड्रामा का बहुत मजाक उड़ाया गया हीरोइक ड्रामा का। अब बर्लेस्क क्या होता है भैया वो देख लीजिए, वो सुन लीजिए, मतलब देखेंगे क्या सुनेंगे। देखो बर्लेस्क स्टार्टिंग में पता क्या होता था, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात बता रहे हैं। बर्लेस्क में एक आदमी स्टेज पर बहुत सारे कपड़े पहनकर आता था और एक एक करके कपड़े उतारना शुरू करता था, ठीक है, डांस करता था, हंसी मजाक करता था, गिरता था, पड़ता था, ठीक है, कपड़े उतारता रहता था, तो फूहड़ कॉमेडी करता था ऑडियंस के सामने, ठीक है। तो इसीलिए बर्लेस्क को जब आप सर्च करेंगे तो इसकी जो हिंदी निकल कर आएगी वो आएगी परिहास, उपहासपूर्ण, ठीक है। धीरे 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 करके ये ऑब्वियसली इवॉल्व हुआ है, ठीक है, और अभी भी बर्लेस्क परफॉर्म होते हैं, लिखे जाते हैं, ठीक है, दुनिया में। तो ये बर्लेस्क, तो उन्होंने एक बर्लेस्क लिखा था बकिंगम ने, और उसमें जॉन ड्राइडन और इनका हीरोइक ड्रामा का मजाक उड़ाया था, ठीक है, कि ये बात आपको याद रखनी है। ड्यू टू इट्स सेक्शुअल फ्रेंकनेस एंड ओपननेस, अब जैसे हमने बताया कि इस दौर में सेक्शुअल ओपननेस हो गई थी, है ना, और फ्रेंकनेस आ गई थी। रेस्ट्रिक्शन कॉमेडी ऑफ मैनर्स हैज ऑल्सो बिन क्रिटिसाइज्ड,
जो रेस्टोरेशन पीरियड में कॉमेडी ऑफ मैनर्स आया उसको भी बड़ा क्रिटिसाइज किया गया भैया, फॉर बीइंग इमोरल, किया नैतिक अश्लीलता फैला रहे हैं आप स्टेज के ऊपर भैया, क्योंकि कि इतनी बड़ी बात थी कि स्टेज के ऊपर एक महिला दिखाई जा रही है, उस महिला का एक पति है लेकिन वो अपने पति के होने के बावजूद किसी और के साथ एडल्टरी कर रही है स्टेज पर। तो भाई लोग पागल हो गए थे कि ये क्या दिखा रहे हो तुम स्टेज के ऊपर, भाई तुम तो हमारे समाज को गंदा कर रहे हो। तो उसका बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। एक क्रिटिक आए निकलकर, जेरेमी कॉलियर जेरेमी, मतलब जितना भी क्रिटिसिज्म हमने पढ़ा है, मुझे ऐसा लगता है जेरेमी कॉलियर को हर आदमी से परेशानी है, वो मतलब सबसे परेशानी है इसे, ठीक है। ये जेरेमी कॉलियर एकदम वैसी वो देता है वाइब कंगना रनौत जैसी, ठीक है, हर आदमी से प्रॉब्लम है इसे, ठीक है, ड्रामा के। तो जेरेमी कॉलियर थे, फॉर इंस्टांस, अटैक्ड मेजर रेस्टोरेशन प्लेराइट्स। इन्होंने कई मेजर रेस्टोरेशन प्लेराइट्स पर अटैक किया, जैसे कि ड्राइडन पर, कॉनग्रीव पर, वेचरली पर, फॉर ब्रिंगिंग डिबेचरी एंड प्रोफेनिटी ऑन स्टेज, कि तुमने अश्लीलता और बदतमीजी लेकर आए हो स्टेज के ऊपर, ठीक है। अपने एक एंटी थिएटर पैम्फलेट लिखा था इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेरेमी कॉलियर का एक पैम्फलेट, अ शॉर्ट व्यू ऑफ द इमोर्टैलिटी एंड प्रोफेननेस ऑफ द इंग्लिश स्टेज। ये एग्जाम में पूछा गया, PYQ है। जेरेमी कॉलियर ने इसी में इन्होंने सबको लपेट लिया, जॉन ड्राइडन को बुरा भला बोल रहे हैं, कॉनग्रीव को, विचर्ली को, कि तुमने अश्लीलता फैला दी है समाज के अंदर, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। पढ़ने लायक पैम्फलेट है वैसे ही है, ठीक है, पढ़ा जा सकता है। और ऐसा नहीं कि झूठ लिखा है जेरेमी कॉलियर ने, ऐसा नहीं कि झूठ लिखा है, सच ही लिखा है इन लोग जेरेमी ने। बट वो है कि अलग अलग सोच रखने वाले व्यक्ति होते हैं, ओपिनियंस होते हैं समाज में, ठीक है। और यही खूबसूरती भी है समाज की कि आपका ओपिनियन मेरे ओपिनियन से चेंज हो सकता है। तो जेरेमी कॉलियर थोड़े से अलग ओपिनियन रखते थे उस दौर के, और बहुत वोकल क्रिटिक थे, ठीक है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स के। चलिए अब हम पढ़ेंगे ड्रामाटिस्ट ऑफ रेस्टोरेशन एज। रेस्टोरेशन एज के ड्रामाटिस्ट को पढ़ लेते हैं। अब इस दौर का ड्रामा पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, क्या क्या आया सब कुछ हो गया। अब लोग पढ़ लेते हैं क्या क्या लिख के गए हैं और कौन कौन आया है। पानी पी लेते हैं, एक एड का ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल प्रज्ञा किया जाता है, और इतना ही आसान होता महिलाएं होना तो क्या ही बात थी। मुश्किल है, ठीक है। एक ऐसे समाज में आपका जन्म हुआ है जो पैट्रियार्कल है, तो उसमें अपने वो हैं स्ट्रगल्स महिला होने के, तो या है मुश्किल, बट करिए लड़ाई भैया, आपकी लड़ाई है। अभी एफ्रा बैन पढ़ेंगे, थोड़े से मोटिवेट हो जाइएगा। जब भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा देखो कि एक महिला होने के नाते आपके साथ कुछ हो रहा है, कि पढ़ने नहीं दिया जा रहा है या आपकी जॉब को कम तरह आका जा रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है क्या ही कर लेगी जॉब करके, या कुछ भी A to Z, तो ये देखिएगा कि आप अभी बहुत बेहतर स्थिति में एफ्रा बैन से। जब वो झंडे गाड़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं गाड़ सकते। अभी तो फिलहाल स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। चलिए ड्रामेटिस्ट पढ़ लेते हैं भैया इस दौर के। टाइम क्या हो रहा है हमारा 41, एक आध तो पढ़ा ही जाएगा। These dramatists contributed significantly to the development of English drama। ये जो ड्रामाटिस्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं, इन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाई है अंग्रेजी ड्रामा के विकास में। ब्लेंडिंग एलिमेंट्स ऑफ कॉमेडी एंड ट्रेजिडी, इन्होंने कॉमेडी एंड ट्रेजिडी के एलिमेंट्स को ब्लेंड किया। रिफ्लेक्टिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों को दिखाया रेस्टोरेशन पीरियड के, ठीक है। तो काफ़ी काम किया इन लोगों ने, तो इन लोगों के कामों को पढ़ लेते हैं, लोगों को पढ़ लेते हैं। पहला इंसान है इसमें जॉर्ज एथरीड, 1635 से 1691, ठीक है। ये फोटो है इनका, ठीक है। इस तरह के बाल रखते थे पहले लड़के, है ना, उस दौर में बड़े बड़े या घुंघरू वाले बाल, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ हेयर्स देखें इनके कितने हैं। और ये एरिस्टोक्रेसी की पहचान होती थी,
जैसे मेरे जैसे बाल अगर किसी ने रख लिए उस दौर में तो समझ जाना कि मैं लोअर क्लास से बिलोंग करता हूँ, मैं आम आदमी हूँ, ठीक है। और अब मेरे ऐसे बाल हैं जैसे इनके हैं तो समझ जाओ कि भैया अमीर आदमी है भैया, ठीक है, कुलीन वर्ग से बिलोंग करता है। चलिए सुनते हैं जॉर्ज एथरीज के बारे में। सर जॉर्ज एथरीज, नाम में सर लग गया भैया, नाइटहुड की उपाधि है भाई के पास, कुलीन वर्ग का है, बाल से पता लगा, जैसे हमने बताया बाल देखते पता लगा लो कुलीन वर्ग का इंसान है। 1635 से 1691 वॉज एन इंग्लिश प्ले राइट, ये एक इंग्लिश प्ले राइट थे, बेस्ट नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द जॉनर ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। जाना जाता है इनके योगदान के लिए कि इन्होंने कॉमेडी ऑफ मैनर्स में बहुत लिखा है ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड के दौरान। हिज वर्क इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स विटी डायलॉग, इनकी रचनाओं में कई हाजिर जवाबी से भरे डायलॉग्स होते हैं, सटायरिकल टोन होती है, और ये कीन ऑब्जर्वेशन करते हैं सोशल बिहेवियर्स की, ठीक है, और अफेक्टेशंस की, इंग्लिश एरिस्टोक्रेसी के। वो जो अभी अपने आपको कॉमेडी ऑफ मैनर्स में समझाया कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या होता है। तो अच्छा ये बात भी देखो एकदम ट्रू है कि आप कॉमेडी ऑफ मैनर्स नहीं लिख सकते जब तक आप खुद एरिस्टोक्रेसी से बिलोंग नहीं करते, या अगर आप बिलोंग नहीं करते तो कम से कम उसमें उन लोगों में उठना बैठना होना चाहिए आपका। अब जब मुझे पता है नहीं कि ड्यूक्स करते क्या हैं, लॉर्ड्स करते क्या हैं, डचेस क्या अपने घरों में करती हैं, लेडीज़ अपने घरों में क्या करती हैं, ठीक है, काउंटेस का क्या काम होता है, तो मैं कैसे उनके ऊपर कोई कॉमेडी लिख लूँगा? नहीं लिख पाऊंगा। या तो मैं उनमें उठता बैठता हूँ या मैं खुद उस समाज का हिस्सा हूँ, तभी तो लिख पाऊंगा। इसीलिए कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिखने वाले ज़्यादातर प्ले राइट्स आपको कुलीन वर्ग के मिलते हैं। भाई हर कोई शेक्सपियर नहीं होता। अब शेक्सपियर तो एक कॉमनर थे स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन के, लेकिन उन्होंने जो हिस्ट्री प्लेज में कुलीन वर्ग को दर्शाया है वो चौंकाता है लोगों को, इतना चौंकाता है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनती हैं फिर शेक्सपियर को लेकर कि शेक्सपियर इंसान नहीं थे, एलियन थे, वरना एक कॉमन आदमी को क्या पता कि राजा कैसे उठते बैठते हैं, उन्हें क्या पता दरबार कैसा दिखता है, वो इतना भव्य लिख कैसे सकते हैं कि नहीं शेक्सपियर जो है वो 4-5 लोगों का समूह थे, एक आदमी नहीं था शेक्सपियर, ठीक है, बुला बुला, फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकलती हैं इस चक्कर में। लेकिन हमें ये बात माननी पड़ेगी कि 100 में से एक आदमी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, ठीक है, तो शेक्सपियर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, नहीं सब नहीं होते। तो इन्होंने उस एरिस्टोक्रेसी, इंग्लिश एरिस्टोक्रेसी की क्लास को बहुत कीनली ऑब्जर्व किया। एथरीज प्लेज ऑफन एक्सप्लोर थीम्स ऑफ लव, इनके प्लेज में प्रायः थीम्स होती थी लव, सेडक्शन, सोशल स्टेटस, प्रोवाइडिंग द ह्यूमरस क्रिटिक ऑफ द मोड्स ऑफ हिज टाइम, और वो अपने ज़माने के जो मूल्य थे, ठीक है, उनको वो बहुत ही ह्यूमरसली क्रिटिसाइज करते थे, मजाक मजाक में बड़ी गहरी बातें कह जाते थे। इनके कुछ नोटेबल रचनाएं हम देख लेते हैं। द कॉमिकल रिवेंज, ठीक है, या फिर लव इन अ टब, ठीक है, 2 नाम है इसके, 1664। दिस वॉज एथरीज फर्स्ट प्ले, ये एथरीज का पहला प्ले था, एंड अ सिग्निफिकेंट सक्सेस, और बड़ा सफल हुआ था। इट ब्लेंड्स एलिमेंट्स ऑफ कॉमेडी विद हीरोइक रोमांस, इसमें कॉमेडी के तत्व थे शामिल, हीरोइक रोमांस था। इंट्रोड्यूस्ड ऑडियंसेस टू हिज कैरेक्टरिस्टिक्स विट एंड स्टाइल, इसके जरिए उन्होंने ऑडियंस को अपने कैरेक्टरिस्टिक विट को, सूझबूझ को और अपने स्टाइल को दिखाया। एक इनकी रचना है बहुत फेमस, शी वुड इफ शी कुड, ठीक है, 1668 में। दिस कॉमेडी ऑफ मैनर्स सेंटर्स ऑन द रोमांटिक एंटेंगलमेंट्स एंड मिस्टेकन आइडेंटिटीज ऑफ इट्स कैरेक्टर्स। ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, इसमें रोमांटिक एंटेंगलमेंट्स है, एक आदमी इससे प्यार कर रहा है, ये इससे प्यार कर रहा है, वो इससे प्यार कर रही है, ये इससे प्यार कर रहा है, उलझा हुआ है सब कुछ रोमांस में। ये ऐसे ईवा बिल्कुल। एक ये भी चलता है कि शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो एक ही आदमी थे, ठीक है। एक ये भी चलता है कि विलियम शेक्सपियर एक महिला थी, ठीक है। एक ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चलती है कि विलियम शेक्सपियर एक महिला थी, और क्योंकि वो लिख नहीं सकती, क्योंकि इजाज़त ही नहीं थी महिलाओं को लिखने की, ठीक है, तो वो विलियम शेक्सपियर के नाम से लिखती थी, ठीक है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी चलती है शेक्सपियर को लेकर कि शेक्सपियर एक्चुअली कुलीन वर्ग के कोई व्यक्ति थे, ठीक है, या तो कोई ड्यूक थे या कोई दरबारी थे जो राजा के साथ ही बैठा करते थे, और अपनी पहचान छिपाने के लिए वो विलियम शेक्सपियर के नाम से लिखते थे। अदरवाइज किसको पता कि दरबारों में क्या होता है, वो इतना बेहतर लिख कैसे सकता है इंसान। तो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, और बड़ा मज़ा आता है इन्हें पढ़ने में भाई। अगर आप शेक्सपियर के फ़ैन हैं हमारी तरह तो पढ़ते जाओ, ठीक है। तो ये जो प्ले था इनका, शी वुड इफ शी कुड, इसमें रोमांटिक एंटेंगलमेंट्स था, मिस्टेकन आइडेंटिटीज़ थी, मैं हूँ जुबैर सैफी लेकिन कोई मुझे समझ ले रहा है कुछ और, ठीक है।
तो मिस्टेकन आइडेंटिटी जैसे शेक्सपियर ने अपने प्लेज में दिखाई हैं, ठीक है। इट इज़ नोन फॉर इट्स लिवली डायलॉग, ये प्ले अपने लिवली डायलॉग्स के लिए फेमस है, कॉम्प्लेक्स प्लॉटिंग के लिए फेमस है, रिफ्लेक्टिंग द फ्रिवलस एंड ऑफन हिपोक्रिटिकल नेचर ऑफ रेस्टोरेशन सोसाइटी। इसमें रेस्टोरेशन सोसाइटी का पाखंडी नेचर, ठीक है, और फ्रिवलस नेचर दिखाया गया है। इसके अलावा इनका एक प्ले और आया हमारे सामने, द मैन ऑफ मोड। इसका एक नाम और था, सर फॉपलिंग फ्लटर। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉपलिंग फ्लटर, मतलब ये समझ लीजिए रेस्टोरेशन एज में सर फॉपलिंग फ्लटर जो कैरेक्टर है, ये इतना बड़ा कैरेक्टर है जैसे कि एलिजाबेथन एज में डॉक्टर फॉस्टर्स, शाइलॉक, मैकबेथ, ये जो किरदार हैं बड़े बड़े, इतना फेमस कैरेक्टर था ये, ठीक है, रेस्टोरेशन पीरियड का इतना फेमस है। बस प्रॉब्लम यह है कि हम पढ़ते नहीं हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में होता नहीं है, तो इसलिए हमें याद नहीं होता कि ये फॉपलिंग फ्लटर नाम का भी कुछ है। कंसीडर्ड एथरीज मास्टरपीस, भैया द मैन ऑफ मोड को या सर फॉपलिंग फ्लटर को भाई एथरीज का मास्टरपीस माना जाता है। दिस प्ले इज अ क्विंटेसेंशियल एग्जाम्पल ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कॉमेडी ऑफ मैनर्स का। द कैरेक्टर ऑफ सर फॉपलिंग फ्लटर, जो किरदार है इसमें सर फॉपलिंग फ्लटर, ये पर्टिकुलरली मेमोरेबल कैरिकेचर, ये एक यादगार कैरिकेचर है ऑफ द वेन एंड फॉपिश एरिस्टोक्रेट, जो यूजलेस, ठीक है, और दिखावटी एरिस्टोक्रेट होते हैं उनका। तो फॉपलिंग फ्लटर जो किरदार बनाया था एथरीज ने, ये किरदार बिल्कुल ऐसा था कि पैदा तो हो गए कुलीन वर्ग में, ठीक है, लेकिन बुद्धि है नहीं। जब आप ड्यूक के यहाँ पैदा हो गए तो ड्यूक ही बनोगे, ठीक है, बुद्धि है नहीं लेकिन दिखावा बहुत है, ठीक है, अपनी बात हल्की नहीं कर सकते चार आदमी में बैठकर। स्पेशलिटी, इस प्ले में कटाक्ष किया गया है नकलीपन पर और मोरल लैक्सिटी और नैतिक लापरवाही पर एलीट क्लास की, ठीक है। अब जॉर्ज एथरीज का स्टाइल और उनका इन्फ्लुएंस पढ़ लेते हैं भैया। स्टाइल और इन्फ्लुएंस, जॉर्ज एथरीज का एक स्टाइल है और उनका एक इन्फ्लुएंस है हमारे इस पीरियड पर, वो देख लीजिए। His plays are characterized by their sophisticated and polished dialogue. इनके प्लेज में sophisticated ठाट बाट वाले और बड़े polished dialogue होते थे, as well as their exploration of contemporary social dynamics. इसके अलावा वो उस ज़माने के अपने समकालीन social dynamics को लिखते थे। He skillfully used humor, इन्होंने बहुत skillfully humor का, satire का इस्तेमाल किया to critique the affectations and the pretensions of upper classes. upper classes के affectations और उनके pretensions, उनके दिखावे को शो करने के लिए। His work influenced later playwrights including William Congreve. इनकी रचनाओं ने आने वाले playwrights को बड़ा influence किया, विलियम कॉनग्रीव को, who continued to develop the comedy of manners genre. विलियम कॉनग्रीव जिन्होंने comedy of manners के genre को लिखना जारी रखा। Legacy, विरासत क्या छोड़कर गए भैया एथरीज? His contributions to restoration comedy have secured his place in the history of English literature. इनके योगदान ने, जो उन्होंने योगदान दिया है रेस्टोरेशन कॉमेडी में, उस योगदान ने इनको जगह दी है अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में। इस कीन ऑब्जर्वेशंस ऑफ सोशल बिहेवियर, बहुत ही कीनली ऑब्जर्व करते थे सामाजिक बिहेवियर को। हिज मास्टरफुल यूज़ ऑफ विट, बहुत ही मास्टरफुली इस्तेमाल करते थे अपनी विट का, सटायर का, प्रोवाइड वैल्यूबल इंसाइट्स इनटू द कल्चर, और बहुत ही वैल्यूबल इंसाइट्स देते थे कल्चर के, समाज की, ठीक है, सोशल मिलाव की, रेस्टोरेशन एरा के, ठीक है। तो विलियम एथरीज का भैया ये योगदान है, ये उनकी लेगेसी है और ये उनकी रचनाएं हैं। अब कल से हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसे, और हम कल इसमें पढ़ेंगे विलियम वेचरली, ठीक है, रेस्टोरेशन पीरियड के एक और जाने माने नाम, ठीक है। तो कल मिलते हैं आपसे, और जैसे कि हमने आपको बताया हुआ है 29 जुलाई से एक नया बैच बन रहा है UPTGT का, रात को 9 बजे से। अगर आप वो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड कर लें और TA13 करके एक बैच मिलेगा आपको, वो ज्वाइन कर लें। 29 तारीख को विलियम शेक्सपियर पढ़ेंगे हम, ठीक है, रात को। वॉट एवर वर्क्स फॉर यू प्रज्ञा, ठीक है, अगर लिख कर आप कर पा रही हैं तो उससे बेहतर तो कुछ है नहीं।
एक सेंस ज़्यादा काम करेगा। अदरवाइज़ नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे ग्रुप में, आप प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है। तो वॉट एवर वर्क्स फॉर यू भाई। यू वेलकम शिवानी, यू वेलकम मधु, यू वेलकम तैयबा। वेलकम प्रज्ञा, वेलकम राधिका। तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा, है ना, अपने ग्रुप्स में। बहुत सारे ग्रुप्स का हिस्सा हैं आप लोग, आई नो। एक दिन ये फेवर कर दीजिए हमारा कि किसी भी लाइव क्लास के 2-4 लिंक जिस भी ग्रुप का आप हिस्सा हैं स्टूडेंट्स के, उसमें भेज दीजिए और बता दीजिए, एक मैसेज लिख दीजिए कि ऐसे ऐसे ऑरिट इंस्टीट्यूट पर फ्री क्लासेस चल रही हैं यूजीसी नेट की, ट्राई टू ज्वाइन, ठीक है। 1-2 तारीफ के मैसेज लिख देना, ठीक है। तो जितना आप शेयर करेंगे, जितने स्टूडेंट्स लाइव जुड़ेंगे, उतना ज़्यादा मज़ा हमें पढ़ाने में आएगा, ठीक है। तो हमारी एनर्जी, हमारी मेहनत, ठीक है, ज़्यादा बच्चों को देखकर निकलती है। हर टीचर के साथ यही, आप खुद टीचर हैं, आप अच्छे से जानते हैं इस बात को, ठीक है। आपसे क्या ही कहना। तो वीडियोस को शेयर करते रहिए प्लीज़, है ना। स्टूडेंट्स को बताते रहिए, अपने फ्रेंड्स को बताते रहिए कि ज्वाइन इट, ज्वाइन इट। बहुत सारे ग्रुप का हिस्सा हैं आप, टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का, सब में एक दिन बैठकर भेज दीजिए। इसे फ़ीस मान लीजिए कि हमारी फ़ीस है ये, ठीक है, कि एक दिन सारे मैसेजेस को भेज देंगे, मतलब एक 2-4 क्लासेस के लिंक भेज देंगे ग्रुप्स में। चलिए भाई, बाय, टाटा।